हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे तीन स्टॉक्स जो कि मुझे आज के टाइम पे लो रिस्क एंड हाई रिवार्ड कैटेगरी में लगती है। देखो, सबसे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं। आज के टाइम पे निफ्टी 50 अपने बॉटम से 9% ऊपर आई है एंड स्मॉल कैप को अगर जाकर देखोगे तो वो अपने बॉटम से लगभग 20% ऊपर आ चुकी है। लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो लेवल पे देखोगे तो आपको लोगों का पोर्टफोलियो ठीक ठाक ऊपर आया, ज्यादातर लोगों का 25 से 30% तो पोर्टफोलियो आपको ऊपर आया होगा अपने बॉटम से। तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि रिकवरी के बाद भी मुझे ठीक ठाक लो रिस्क एंड हाई रिवार्ड कैटेगरी में लगते हैं। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहला स्टॉक कौन सा, जो मेरा सबसे पहला स्टॉक है वो है आपको बोंडाटा इंजीनियरिंग। तो बोंडाटा इंजीनियरिंग क्यों? क्योंकि ये बात समझो, ये कंपनी आपको सिर्फ रिन्यूएबल में नहीं है, ये कंपनी आपको डिफेंस में भी जाने के लिए देख रही है, ये कंपनी आपको डेटा सेंटर में भी जाने के लिए देख रही है और रिन्यूएबल है। तो एक साथ सारा का सारा आपको ग्रोथ सेक्टर मिल रहा है इस कंपनी में। दिस इज वाई आई थिंक दिस कंपनी इज वर्थ ट्रैकिंग। तो सबसे पहले देखते हैं इसका काम क्या है। इसका काम है रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर ईपीसी एंड आईपीपी का काम करना। सोलर ईपीसी क्या होता है? किसी दूसरे के लिए ये लोग सोलर प्लांट बनाएंगे। आईपीपी का काम क्या होता है? अपने पैसे से सोलर प्लांट बनाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके सेल करेंगे। उसके अलावा ये लोग आपको बेस में भी काम करते हैं। और अगर आपको पता ना हो तो बेस वो है जहां पे कि अगला ग्रोथ एक्सप्लोजन हो सकता है। इंडिया में आज के टाइम पे कैपेसिटी है 1 गीगावाट आवर को और ये जाने वाला है आपको 100 गीगावाट आवर के आसपास। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं, बोंडाटा इंजीनियरिंग पे आपको मेरा इन डेप्थ एनालिसिस वीडियो मिल जाएगा, उसे भी देख लीजिएगा। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। उसके अलावा ये कंपनी आपको टेलीकॉम में भी काम करती है, इंडियन रेलवे में भी, कवच में भी काम करती है। कवच अगेन है ग्रोथ सेक्टर। उसके अलावा ये खुद के प्रोडक्ट्स वगैरह भी बनाती है। डिफेंस में भी जा रही है, छोटा सा ऑर्डर है लेकिन जा रही है डिफेंस में भी। उसके अलावा देखोगे तो इनका मैन्युफैक्चरिंग का भी एक बिजनेस वर्टिकल है, जहां पे ये लोग क्या करते हैं, टेलीकॉम ट्रांसमिशन टावर वगैरह बनाते हैं, सोलर मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाते हैं। और अगर आपको पता ना हो, ये सब आपको केपी ग्रीन इंजीनियरिंग करके भी कंपनी है, वो भी करती है। तो समझ लो थोड़ी बहुत सिमिलर काम है दोनों का। तो आज के टाइम पे अगर देखोगे कंपनी का, तो उनके पास ऑर्डर बुक है 7,100 करोड़ के आसपास का, जो कि FY26 के रेवेन्यू का 2.5x होता है। तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू विजिबिलिटी तो दिखता है ठीक ठाक मुझे। और ऊपर से सारे ग्रोथ सेक्टर में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, दिखेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस कंपनी का ऑर्डर बुक डिक्लाइन हुआ। इसका रीजन क्या है कि लोगों को पास आज के टाइम पे ALMM2 के लिए क्लैरिटी नहीं है। तो सोलर इंडस्ट्रीज वगैरह में, सोलर सेक्टर वगैरह में थोड़ा आज के टाइम पे ऑर्डर रेट थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि कंपनी सबको भी क्लैरिटी चाहिए कि गवर्नमेंट कब लाएगी LM2 या कब इंप्लीमेंट करेगी। और अगर आपको पता नहीं है कि ये क्या होता है तो समझ लो, इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि इंडियन टैक्स पेयर का पैसा इंडिया में रहे, इसलिए उन्होंने एक मैंडेट लाया है, जो कि ये इंडियन कंपनी को मैंडेट करती है कि अगर तुमको इंडिया में सोलर प्लांट बैठाना है तो तुम इंडियन मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदो, ताकि देश का पैसा बाहर ना जाए। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ये कंपनी डाइवर्स है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कंपनी आपको डेटा सेंटर में भी है, और ये कंपनी आपको हैदराबाद में है, जहां पे माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर वगैरह बन रहा है एंड दे हैव गुड रिलेशनशिप विद माइक्रोसॉफ्ट ऑल्सो। तो ये जो मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उससे क्या हो सकता है कि इंडिया में डेटा सेंटर बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वाले, और माइक्रोसॉफ्ट वाले बनाएंगे तो दे कैन हैव आपको ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस वगैरह का इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। तो ये कंपनी आपको मल्टी सेक्टर में है। और कुछ मैट्रिक्स वगैरह दिखा देता हूं कंपनी का। आके आप पी रेशियो देखोगे तो इट्स वेरी वेरी चीप। 18.7 का पी रेशियो है वो कंपनी का, जो कि आपको ठीक ठाक CAGR से ग्रोथ कर सकती है। मैनेजमेंट का बोलना है कि हम लोग आपको FY27 में 4,500 करोड़ का रेवेन्यू कर सकते हैं, और हम मान लो 8% का भी ये पैट मार्जिन रखते हैं तो 360 करोड़ का इनका पैट हो सकता है। फॉरवर्ड EPS बनेगा 32.18 का, फॉरवर्ड PE बनेगा 10.6 का। सो जो कंपनी है आपको आराम से 60-70% से ग्रो कर सकती है। उस हिसाब से इनका अगर आप देखोगे तो फॉरवर्ड PE वगैरह काफी सस्ता है। और उसके अलावा ये कंपनी आपको सारे ग्रोथ सेक्टर में आज के टाइम पे है, रिन्यूएबल में है, टेलीकॉम में है, रेलवे में है, डिफेंस में जाने का कोशिश करे, डेटा सेंटर में भी थोड़ा बहुत है। तो इस हिसाब से मुझे ये कंपनी आज के टाइम पे लुक्रेटिव डील लगती है। नो डाउट ये कंपनी अपने बॉटम से थोड़ी बहुत ऊपर आ चुकी है, लेकिन फिर भी कंपनी में आज के टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटी अच्छा लगता है। इट इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, जस्ट ट्रैक करते रहिए। मे बी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर को ट्रैक करना पड़ेगा, और सीन यही है कि आपको देखना पड़ेगा ये कंपनी कैसी करती है फ्यूचर में। किसी भी कंपनी में पैसा डाल के नहीं रहना है। आपको अपना
डिसीजन लेना है बहुत सोच समझ के लेना है, किसी के भी बोलने पे नहीं जाना है। दैट्स ऑल। डाटा इंजीनियरिंग इज माय नंबर 1 पिक। क्यों? क्योंकि इसका फॉरवर्ड पी बहुत कम है, ग्रोथ भी अच्छा है, मल्टीपल सेक्टर में है। अब लोग दूसरी कंपनी पे जाते हैं जो कि मुझे आज के टाइम पे काफी चीप लगती है, उसका नाम है आपको सैटिन क्रेडिट केयर। और इस कंपनी में भी मुझे आज के टाइम पे काफी लो रिस्क और हाई रिवार्ड लगता है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका की प्राइस टू बुक वैल्यू 0.74 है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में। अगर आप यहाँ आके मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे तो वो है 1.21, तो काफी चीप है मीडियन प्राइस टू बुक रेशियो से भी। उसके अलावा आप देखोगे तो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में सारी कंपनी का धज्जी उड़ गया था इस जो माइक्रो फाइनेंस का क्राइसिस आया था, लेकिन ये एकमात्र कंपनी है जो इस क्राइसिस में भी प्रॉफिट एक बार डिप हुआ, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट का ट्रैजेक्टरी ऊपर चलता गया। और यहाँ पे देखो मार्जिन भी इनका रेगुलरली इंप्रूव हुआ है उसके बाद। और सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे इस कंपनी में लगा है वो है इस कंपनी का आपको Q4 का अपडेट। तो अगर आप इस कंपनी का Q4 का अपडेट देखोगे तो इनका कंसोलिडेटेड AUM अप हुआ है 19% से, स्टैंड अलोन 14% से, और क्वार्टर देखोगे AUM क्या होता है? एसेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है। तो इनका क्वार्टर अप हुआ है 14%, स्टैंड अलोन पे 13%, तो इट इज वेरी गुड सिंबल। इसका मतलब क्या होता है? अगर कंपनी सेम पेस से ग्रो करे आराम से 35% से अपने AUM को कंपनी ग्रो कर सकती है। और उससे भी जो बड़ा आपको पॉजिटिव सिग्नल होता है वो होता है डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट में अगर किसी कंपनी का तेजी होता जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो कंपनी आपको बुलिश हो रही है। और अगर आप आके कंपनी का क्वार्टर डिसबर्समेंट देखोगे, इट इज अप बाय 37%, एंड स्टैंडअलोन पे देखोगे तो 32%, और ईयर ऑन ईयर डिस्बर्समेंट 43% से अप हुआ है। मतलब पिछले साल जितना पैसा देती थी, मान लो पिछले साल कंपनी अगर 1000 करोड़ रुपए डिस्बर्स कर रही थी कुछ क्वार्टर का, तो अब 1430 करोड़ रुपए कंपनी डिस्बर्स कर रही है। इसका मतलब क्या है कि अब धीरे धीरे कंपनी को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि रिवाइवल आ रहा है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में, और माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में रिवाइवल आएगा तो उस कंपनी को जल्दी क्रेडिट आपको दिया जाएगा वैल्यूएशन जो कि आज के टाइम पे चीप है, और फ्यूचर में अच्छे से ग्रो कर सकती है, और बुरे वक्त में अपने आप को बहुत संभाल के रख सकती है। और वो कंपनी मुझे आज के टाइम पे लगती है सैटिन क्रेडिट केयर। पर सैटिन क्रेडिट केयर पे किसी का फोकस है क्यों नहीं? क्योंकि इनके मैनेजमेंट बहुत कंजर्वेटिव लगते हैं मुझे। दे गिव टारगेट की 10 से 15% से मैं अपने AUM को ग्रो करूंगा, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस का हालात अभी बहुत खराब था। लेकिन ये जो बोल रहे हैं और ये जो कर रहे हैं उसमें काफी फर्क है। आप इनका डिसबर्समेंट देखो 37% से ग्रो हो रहा है, आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर 43% से ग्रो हो रहा है। मे बी मेरे हिसाब से मैनेजमेंट इज कंजर्वेटिव, और मुझे डिफरेंट माइक्रो फाइनेंस को ट्रैक करके ये समझ में आ गया है कि अब इनका आपको बुरा वक्त खत्म हो गया, अच्छा वक्त आने वाला है। ये आप सारी कंपनीज के डिसबर्समेंट वगैरह से देख सकते हो, AUM ग्रोथ वगैरह से देख सकते हो। तो ये क्लियर है यहाँ पे कि यहाँ पे भी आपको रिवाइवल आ रहा है। और मैं एक बहुत मजे का बात बताता हूं, अगर आप आके इनका देखोगे वॉल्यूम वगैरह सैटिन क्रेडिट केयर का यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे आके, तो आपको एक बहुत ही अच्छा पैटर्न दिखेगा। यहाँ पे आओ, आपको टेक्निकल में चेक करना पड़ेगा, टेक्निकल में डिलीवरी में जाओ, ठीक है। सॉरी कुछ और ही लगती है मैंने, एक सेकेंड। सैटिन क्रेडिट केयर, या दिस इज द कंपनी। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं और टेक्निकल में देखते हैं, तो टेक्निकल में आपको एक चीज दिखेगा कि कंपनी का वॉल्यूम देखो अचानक से बढ़ गया है। जो कंपनी का वॉल्यूम आपको थाउजेंड्स में हुआ करता था, उसका वॉल्यूम आज के टाइम पे लैक्स में जा चुका है। इवन 4 लाख देखो, यहाँ पे 1,70,000 देखो, 2,83,000 देखो। तो कंपनी का नॉर्मली वॉल्यूम आपको लो हुआ करता था, लेकिन अगर आज के टाइम पे आप देखोगे कंपनी का वॉल्यूम पिछले कुछ दिनों में, तो इनका वॉल्यूम ठीक ठाक ऊपर जाता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे किसी और को भी दिख रहा है कि कंपनी अपने ट्रैक पे लौट रही है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है इसका डिसबर्समेंट। कंपनी ने बुरे वक्त में आपको उतना कबारा नहीं किया, लेकिन जब अच्छा वक्त आ रहा है तो इनका देखो तेजी से ग्रोथ होता जा रहा है। मैनेजमेंट भले ही बोल रही है कि हम 15% से ग्रो करेंगे, लेकिन लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 4% से ग्रो किया था। चलो देखिए लेते हैं लास्ट क्वार्टर का। ये है इनके लास्ट क्वार्टर का नंबर। अगर इनके लास्ट क्वार्टर का आप नंबर वगैरह देखोगे तो देखो ये कैसे ग्रो किए थे। यहाँ पे आके ये इनका कंसोलिडेटेड है, इनका AUM आपको ईयर ऑन ईयर 10% से ग्रो किया था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिर्फ 5% से। और अचानक से यहाँ पर अगर आके देखोगे आप, तो Q4 में क्या हुआ है? Q4 में ये तेजी हो गया है। और Q4 में ये आपको इतना तेजी क्यों हो गया? 14% 19% ईयर ऑन ईयर, क्योंकि उन्होंने डिसबर्समेंट बहुत ज्यादा बढ़ाया है। इसका मतलब क्या है? इट इज बुलिश, ठीक है।
तो दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि ये सारे एक बुलिश सिंबल है, सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस में रिवाइवल आ रहा है और ये कंपनी का नंबर्स भी हमें ये सजेस्ट करता है कि ये कंपनी भी आपको डिसबर्समेंट बढ़ा रही है, ग्रोथ की तरफ जा रही है। अब ये कंसोलिडेशन की तरफ नहीं, अभी ग्रोथ की तरफ है। तो धीरे धीरे इनके शेयर प्राइस में रिवार्ड आपको हो सकता है दिखे, गारंटी नहीं है। इसके लिए कंपनी को अच्छे प्रॉफिट्स वगैरह भी शो करने पड़ेंगे, लेकिन जो डायरेक्शन में जा रही है आई थिंक इट्स गुड। उसके अलावा आप अगर आकर देखोगे कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू भी सबसे सस्ता है। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बैंक का देखोगे तो 2.9 है, मुथूट माइक्रो फाइनेंस का 1.9 है। मुथूट माइक्रो फाइनेंस ने तो एक बार लॉस तक रिपोर्ट किया है और अच्छा खासा लॉस रिपोर्ट किया था। तो मेरा कहना यह है कि व्हाई विल दिस कंपनी कमांड ओनली 0.7 के आसपास का आपको प्राइस टू बुक, और जब अच्छा वक्त आएगा मुझे लगता है दिस कंपनी कैन कमांड एटलीस्ट डबल ऑफ दिस प्राइस टू बुक। और मैंने आपके लिए एक रफ कैलकुलेशन करके निकाला हुआ था सर्टेन क्रेडिट केयर का, तो मैंने FY27 का कैलकुलेशन किया, जस्ट एज्यूमिंग कि ये कंपनी आपको 20% से ग्रो करे, क्योंकि लास्ट क्वार्टर इनका एयूएम 4% से ग्रो किया था। मैंने एज्यूम किया चलो सिर्फ 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये अपने एयूएम को बढ़ाता जाए, उस हिसाब से कंपनी का FY27 का एयूएम बनता है 16,000 करोड़ के आसपास का। अगर मैं 3.25% भी आरओए ले लेता हूं, जो कि एक माइक्रो फाइनेंस की कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, तो कंपनी का पैट बनेगा 541 करोड़ का, पैट जंप आएगा 3.2 का, फॉरवर्ड पी 3 का बनता है और फॉरवर्ड बुक रेशियो आपको 0.5 का बनता है। और सिमिलर में मैंने एक और कैलकुलेशन किया एज्यूमिंग कि इसका आपको आरओए 3.5% का बन जाए, ठीक है। तो उस हिसाब से कंपनी का फॉरवर्ड आपको पे रेशियो बनता है सिर्फ 0.48 का। तो कंपनी को अगर मीडियन पी भी मिल जाए अच्छे मार्केट में, जब सब कुछ अच्छा रहे, तो कंपनी यहां से 3x कैंडिडेट मुझे लगती है। एंड अगर इनको सिर्फ एक का पे पी आपको बुक रेशियो मिले तो कंपनी आपको 2x कैंडिडेट यहां से लगती है। लेकिन देखो बहुत चीजें होती है बिजनेस में, बहुत डायनेमिक चीजें होती हैं और चीज सिचुएशन चेंज होता है, तो आपको ऐसी कंपनी को रेगुलर ट्रैक करना पड़ेगा, मेरे बोलने से नहीं जाना है। इट इज नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, आपको खुद का एनालिसिस करना है, फाइनेंशियल एनालिसिस से बात कीजिए तब किसी भी कंपनी में ऑप्शन बढ़ाइएगा। इट इज जस्ट फॉर रिसर्च पर्पस, आप मेरा एनालिसिस को यूज कीजिए अपने रिसर्च के लिए। तो ये था मेरा सेकंड कंपनी जो कि है सैटिन क्रेडिट केयर। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बता देता हूं आपको, यहां पर अगर आप आकर देखोगे तो यहां पे एफआईज में एक बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, वो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दे हैव नैक ऑफ पिकिंग मल्टीबैगर्स। मेरे हिसाब से आईएक्स वाज देयर वन ऑफ मल्टीबैगर। इनके पास इन्होंने बहुत सारे मल्टीबैगर्स निकाले। इफ यू वांट टू ट्रैक वन एफआईआईज, आई थिंक दे आर द वन। इनको ट्रैक करो, ये दे आर गुड एट पिकिंग मल्टीबैगर्स, ठीक है। ये आप यहां पे आकर देखना, आपको पता चलेगा ये लोग कितने मल्टीबैगर्स को पिक किए हैं पास्ट में। दैट्स ऑल। अब हम तीसरे कंपनी पे जाते हैं, वो है आपका विक्रम सोलर। व्हाई विक्रम सोलर? सबसे बड़ा बात आप सोचोगे विक्रम सोलर ही क्यों? क्योंकि विक्रम सोलर में मुझे वो ट्रेड दिखता है जो कि मुझे वारी एनर्जीज में नहीं दिखता है और मुझे प्रीमियर एनर्जी में दिखता है। वो क्या है? देखो, इनका मार्जिन एक्सपेंशन होगा। आज के टाइम पे इनका एबिटा मार्जिन देखोगे तो सिर्फ 19% है, लेकिन ये क्यों है? क्योंकि आज के टाइम पे ये मेजॉरिटी मॉड्यूल बनाते हैं, सेल्स नहीं। देखो, सोलर मॉड्यूल का रॉ मटेरियल होता है सोलर सेल्स, तो जो भी कंपनी के पास अपना खुद का सोलर सेल्स है उनका मार्जिन नॉर्मली ज्यादा रहेगा, और वो चीज आप आज के टाइम पे विक्रम सोलर के पास नहीं है। विक्रम सोलर का आपको मैं प्लान दिखा देता हूं एक बार। अगर आके आप विक्रम सोलर का प्लान देखोगे यहां पे, तो यू विल रियलाइज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखो यहां पे क्या है कंपनी का आज के टाइम पे देखोगे तो ओनली मॉड्यूल कैपेसिटी है। Q1 में ये लोग बोल रहे हैं हम लोग 6 गीगावाट और मॉड्यूल ऐड करेंगे, तो इनका टोटल मॉड्यूल कैपेसिटी बन जाएगा आपको 15 गीगावाट का। एंड देन उसके बाद ये लोग आपको सोलर सेल्स ऐड करेंगे। सोलर सेल्स क्या होता है? आपको सोलर मॉड्यूल का रॉ मटेरियल आज के टाइम पे इंडियन कंपनी मैक्सिमम बाहर से मंगवाती है। इससे क्या होगा? इनका मार्जिन अपलिफ्टमेंट होगा, क्योंकि अपना रॉ मटेरियल खुद बनाएंगे तो इनका मार्जिन अपलिफ्टमेंट होगा। तो आज के टाइम पे जो आपको इबिटा मार्जिन यहां पे दिख रहा है 20% का, वो कल को हो सकता है फ्यूचर में जाके 30% तक चला जाए। तो इनका आपको मार्जिन हो सकता है 50% बढ़े। एंड जो इनका ऑर्डर बुक है दैट कैन इट सेल्फ सपोर्ट इट्स ग्रो। लाइक इनका ऑर्डर बुक आज के टाइम पर आके देखोगे तो कितने गीगावाट का है? जस्ट लेट मी चेक इट वाज आई थिंक 10 गीगावाट का ऑर्डर है। जो 10 गीगावाट का ऑर्डर बुक है, अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे रुपीज में तो सब कम से कम नहीं तो 18,000 करोड़ तो बनता है। और कंपनी का रेवेन्यू कितना है? कंपनी का रेवेन्यू है आपको सालाना 4,500 करोड़। तो आराम से मुझे यहां पे कंपनी में जो कंपनी का टीटीएम रेवेन्यू है और जो कंपनी का ऑर्डर बुक है वो 4x है। तो 2 साल का विजिबिलिटी तो अभी के हिसाब से ही मुझे विक्रम सोलर में अच्छा खासा दिखता है। एंड दे आर ऑल्सो ए गुड ब्रांड, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, एक और इंटरेस्टिंग चीज देखें, जैसे इनके भी क्लाइंट वगैरह ना बहुत अच्छे, जैसे अदानी ग्रीन वगैरह जैसी कंपनी होगी, ये सब इनके क्लाइंट है। तो मैंने क्या किया ना, एक कैलकुलेशन निकाला, ठीक है, वो फ्यूचरिस्टिक कैलकुलेशन मैंने निकाला विक्रम सोलर के लिए। क्या निकाला, मान लो अपने मॉड्यूल कैपेसिटी का FY29 में ये 60% बेच देते हैं। मॉड्यूल कैपेसिटी कितना है इनका, मॉड्यूल कैपेसिटी आप आके देखोगे तो ये बनेगा इनका उस टाइम तक FY29 तक सिर्फ और सिर्फ 15 गीगावाट। और 15 गीगावाट का मैंने सिर्फ ये एज्यूम किया कि ये कंपनी आपको कितना सेल कर दे, ये कंपनी सेल कर दे 60%। तो कंपनी का मॉड्यूल बेच के, सोलर मॉड्यूल बेच के आपको रेवेन्यू आ सकता है 18,600 करोड़ का। कंपनी बेस में भी जा रही है, कंपनी का बेस प्लान भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये है कंपनी का बेस प्लान, ठीक है। बेस में पहले ये लोग मॉड्यूल एंड कंटेनर करेंगे, फिर सेल्स भी बनाएंगे। बेस में क्या होता है, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस सेक्टर के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया, जिसमें पहले वीडियो मैंने बताया कि कितना डिमांड है, कैसी कैसी कंपनी को फायदा हो सकता है। फिर दूसरा वीडियो बनाया है जिससे कि मैंने आपको ये बताया केमिकल वाली कौन सी कंपनी है। देन मैंने एक और वीडियो बनाया जिसमें बनाया बैटरी सेल्स बनाने वाली कंपनी कौन सी है। तो आप देखो उस वीडियो को, आई थिंक इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो अभी वापस आते हैं यहाँ पे, पहले इनका प्लान है मॉड्यूल एंड कंटेनराइज करने का। मॉड्यूल एंड कंटेनराइजेशन क्या हुआ कि बैटरी बनाएंगे और बैटरी का एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, जहां पे इन्वर्टर्स वगैरह होगा, आपको कूलिंग सॉल्यूशन वगैरह होगा, ये सब अंदर में होता है कंटेनर का। एक ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको बेस वाले वीडियो में, डिटेल में देख लीजिएगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो यहाँ पे सीन क्या है, तो जो इनका कैपेसिटी का आपको टारगेट है, अगर उसको ये भी एज्यूम कर ले कि ये 70% या 60% में डिलीवर करेंगे, तो बेस से इनका रेवेन्यू बन सकता है 1950 करोड़ के आसपास का। तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ आपको, टोटल रेवेन्यू होता है 20,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेटेड FY29 में। तो एबिटा कितना बन सकता है, एबिटा बनेगा आपको 5775 करोड़ का, 5,775 करोड़। और मैंने ये एज्यूम किया है कि मॉड्यूल में 30% का मार्जिन मिलेगा, बेस में सिर्फ 10% का, क्योंकि सिर्फ मॉड्यूल असेंबली करेंगे ये लोग। तो कंपनी का पीबीटी 4,000 करोड़ के आसपास का बनता है, पैट आपको 3,000 करोड़ के आसपास का, और पैट टीटीएम है यहाँ पे, डेट इज लास्ट 4 क्वार्टर का पैट है 451 करोड़। तो कंपनी का पैट में जंप आ सकता है 6.7x का इन जस्ट 3 इयर्स। और वो सीएजीआर कितना बनता है 137% का, सॉरी 81% का सीएजीआर बनता है अगर ये अचीव करते हैं FY29 में। तो कंपनी आज के टाइम पे बहुत ही सस्ती है। जो कंपनी इन अ गुड मार्केट, इन अ गुड सोलर इकोसिस्टम कैन ग्रो एट ए सीएजीआर ऑफ 81% इज अवेलेबल एट जस्ट 17.5 PE। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी मुझे बहुत ही सस्ती डील लगती है, लो रिस्क हाई रिवार्ड कैटेगरी पे लगती है। और जब मैंने इसे लास्ट कवर किया था समवेयर अराउंड 165 के आसपास किया था, और ये कंपनी वहां से 20% ऑलरेडी रिकवर कर चुकी है, 20% से ज्यादा ही। और मुझे ये कंपनी आज के टाइम पर अच्छे रिस्क रिवार्ड रेशियो पे लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पैसा सब कुछ बेच के लगा देना है, हमेशा डाइवर्सिफाई करना है। एक कंपनी में 5-10% से ज्यादा कभी नहीं डालना है, कम से कम 15 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाना है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मेरे एनालिसिस को बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं समझना है, आपको खुद का एनालिसिस करना है। और कभी किसी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन आपको क्या बोलते हैं डिसीजन लेना है, मेरे एनालिसिस पे नहीं जाना। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अच्छे से एनालिसिस करो, समझो। विक्रम सोलर के लिए आपको वारी एनर्जीज का भी एनालिसिस करो, प्रीमियर, ताकि पूरा इकोसिस्टम में क्या चल रहा है वो आपको समझ में आए। दैट्स ऑल, आई होप कि आपको समझ में आया हो। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड बाय।